हेलो बच्चों, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में बताया था। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में मैंने तीन तरह के डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको बताए थे। पहला बताया था आपको थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा बताया था इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और तीसरा बताया था हमने फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ओके, जिसमें मैंने आपको थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़ा दिया था, साथ ही साथ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के बारे में भी मैंने आपको कुछ बताया, जिसमें मैंने आपको मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करके बताया था। आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। इज इट क्लियर? आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर की। ठीक है, चलिए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहने का मतलब वाटर का हम लोग क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब जरा सा गौर फरमाइए कि ये जो वाटर है, आपको पता है कि अगर ये प्योर होगा तो बैड कंडक्टर ऑफ क्या होगा, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इज इट क्लियर? तो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस तो आपका डन होगा नहीं। तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को डन होने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको कंडक्टिव बनाना होगा। तो टू मेक इट कंडक्टिव, to make it conductive we add a small amount of H2SO4. is it clear? a small amount of H2SO4। चूंकि वाटर जो है आपका बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आपने एसिड ऐड कर दिया H2SO4, तो वाटर में जब भी हम लोग एसिड ऐड करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एसिडुलेटेड वाटर। क्या बोलते हैं? एसिडुलेटेड वाटर। और ये एसिडुलेटेड वाटर जो होता है आपका, वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है जी? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ये वाटर चूंकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था और इसको कंडक्टिव बनाने के लिए हमने स्मॉल अमाउंट ऑफ क्या ऐड किया, H2SO4, तब ये क्या हो गया, एसिडुलेटेड वाटर। और एसिडुलेटेड वाटर क्या होता है जी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होगा। इज इट क्लियर? क्या होता है जरा देखेंगे। यहाँ पे हमने ले लिया वाटर, बेशक यहाँ पे हमने क्या पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। क्या पास कराई? इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद ये डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। चूंकि रिएक्शन बैलेंस नहीं है, तो बेशक बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे एक एप्रोप्रिएट कोफिशिएंट का चुनाव किया। इज इट क्लियर? अब ये रिएक्शन बैलेंस है। अब मन में सवाल आएगा कि ये वाला जो गैस है वो कहां से रिलीज होगा और ये वाला जो गैस है वो कहां से रिलीज होगा। इज इट क्लियर? आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको पता हो कि हाइड्रोजन किस नेचर का होता है, प्लस नेचर का, और ऑक्सीजन किस नेचर का होता है, माइनस नेचर का। हाइड्रोजन प्लस नेचर की होने की वजह से ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, बेशक आपको पता है कि ये कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। और ये ऑक्सीजन जो है आपका नेगेटिव नेचर की होने की वजह से प्लस की ओर अट्रैक्ट होगा, यानी कहने का मतलब किस इलेक्ट्रोड की ओर, एनोड की ओर, और ये आपका कैथोड की ओर। यानी ये जो है H2 जो ऑब्टेन्ड होगा वो कहां से ऑब्टेन्ड होगा, कैथोड से, और ऑक्सीजन जो ऑब्टेन्ड होगी वो कहां से ऑब्टेन्ड होगी, एनोड से। ये तो हमको पता चल गया कि कैथोड से कौन सी गैस ऑब्टेन्ड होगी, हाइड्रोजन गैस, और एनोड से कौन सी गैस ऑब्टेन्ड होगी, आपकी ऑक्सीजन गैस। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे जरा समझिए कि यहाँ पे हमने दो मॉलिक्यूल लिया वाटर का, तो दो मॉलिक्यूल किसका बना, हाइड्रोजन का, और एक मॉलिक्यूल किसका बना, ऑक्सीजन का। इज इट क्लियर? ठीक है, यानी कह सकते हैं कि 2 मोल अगर लेंगे हम वाटर का तो 2 मोल हाइड्रोजन का बनेगा और 1 मोल किसका बनेगा, ऑक्सीजन का बनेगा। या फिर कह सकते हैं कि अगर हम यहाँ पे डबल वॉल्यूम लेंगे किसका, अगर 2 वॉल्यूम लेंगे अगर वाटर का, तो 2 वॉल्यूम किसका बनेगा, हाइड्रोजन का, और 1 वॉल्यूम किसका बनेगा, ऑक्सीजन का। यानी डबल वॉल्यूम वाली गैस कौन सी है आपकी, हाइड्रोजन है, और सिंगल वॉल्यूम वाली गैस कौन सी है, ये रहा आपका डबल वॉल्यूम का गैस, डबल वॉल्यूम। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि 2:2 किसका रेशियो है, 2:1 का रेशियो है। तो डबल वॉल्यूम का गैस हो गया हाइड्रोजन, और ये हो गया आपका सिंगल वॉल्यूम का। इज इट क्लियर? ठीक है जी। सवाल पूछा जा सकता है कि डबल वॉल्यूम की गैस किस इलेक्ट्रोड से रिलीज होती है, तो बेशक कहां से रिलीज होती है, कैथोड से। सिंगल वॉल्यूम की गैस कहां से रिलीज होती है, तो बेशक एनोड से रिलीज होती है। ठीक है, वो कौन सी गैस है, तो सिंगल वॉल्यूम वाली ऑक्सीजन है और डबल वॉल्यूम वाली हाइड्रोजन है। टेस्ट कैसे करेंगे आप कि वो हाइड्रोजन है और वो ऑक्सीजन है। आपको हाइड्रोजन का टेस्ट मैंने बताया है, ये क्या होता है, बर्न्स विथ पॉप साउंड जी। किस साउंड के साथ जलता है, बर्न्स विथ पॉप साउंड। इज इट क्लियर? तो जो गैस
पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी तो बेशक वो कौन सी गैस होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस होगी। और ऑक्सीजन के बारे में आपको पता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। क्या होता है, सपोर्टर ऑफ कंबशन। तो सपोर्टर ऑफ कंबशन होने की वजह से वहां पे जो रेट ऑफ कंबशन होगा वो क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा। इज इट क्लियर? तो ये रही आपकी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है ना। इज इट क्लियर? अब हम एक और इलेक्ट्रोलाइसिस आपको बता देते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना। इज इट क्लियर? इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन एल्यूमिना, ठीक है। एल्यूमिना बोले तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिना बोले तो एल्युमिनियम ऑक्साइड। चूंकि आपको पता होना चाहिए कि ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड है, आई मीन एल्यूमिना है, ये एक तरह का आयनिक कंपाउंड है। किस तरह का कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड। हम लोग आगे सीख लेंगे आयनिक कंपाउंड क्या होता है, आगे हम लोग बात करेंगे। आयनिक कंपाउंड चूंकि क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं जी, सॉलिड होते हैं, ठीक है। तो सॉलिड होते हैं तो बेशक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस इसका तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट ही नहीं करेगा ये। तो इलेक्ट्रिसिटी को जब कंडक्ट नहीं करेगा, इसीलिए हम इसका क्या यूज करते हैं, मोल्टेन फॉर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, मोल्टेन फॉर्म। मोल्टेन फॉर्म जैसे ही लेंगे तो दे यहाँ पे आयंस के फॉर्म में क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या एग्जिस्ट करेंगे, आपके आयंस एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ओके, अब आयंस एग्जिस्ट होने की वजह से यहाँ पे आपको चार्ज कैरियर्स मिल गए। चार्ज कैरियर्स मिल गए मतलब यहाँ पे अब इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, आपकी कंडक्ट होगी। तो सबसे पहले आपका ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हमने क्या किया, इसको हीट किया। हीट करने के बाद चूंकि पहले सॉलिड था, अभी आपका एल्युमिनियम जो ऑक्साइड है, आई मीन जो एल्यूमिना है, वो अब मोल्टेन फॉर्म में हो गया। किस फॉर्म में हो गया, मोल्टेन फॉर्म में। मोल्टेन फॉर्म में होने की वजह से यहाँ पे एल्युमिनियम भी आपका आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ऑक्सीजन भी आपका आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। चूंकि आपको पता है कि एल्युमिनियम किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है, तो ये किसके तरफ अट्रैक्ट होगा, प्लस है तो माइनस की तरफ, यानी कहने का मतलब कि किस इलेक्ट्रोड की तरफ जी, तो कैथोड के तरफ। ये कैथोड के तरफ, और ये नेगेटिव नेचर होने की वजह से यानी प्लस, यानी बोले तो आपका उस इलेक्ट्रोड की तरफ जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, आई मीन कहने का मतलब कि एनोड की तरफ ये क्या होगा, आपका अट्रैक्ट होगा। तो ये अट्रैक्ट हो गया कैथोड की तरफ, ये अट्रैक्ट हो गया आपका एनोड की तरफ। इज इट क्लियर? कहानी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एट द एनोड की, एट द एनोड की। अब जैसे ही बात करेंगे एट द एनोड, तो बेशक आपको पता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज होता है। चलिए जी, हम यहाँ पे O-2 है और इसको ऑक्सीजन के फॉर्म में एग्जिस्ट कराना है, तो बेशक ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, और यहाँ पे ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या किया, एग्जिस्ट किया। चूंकि ये एटम को रिप्रेजेंट करता है और एटम आपको पता है कि वो क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। तो ऑक्सीजन यहाँ पे एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट होने की वजह से अनस्टेबल है, इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कराएंगे। यहाँ पे हमने ले लिया 2 ऑक्सीजन आयन। तो 2 ऑक्सीजन आयन कितने इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, और यहाँ पे एग्जिस्ट कर जाएगा ये O2 के फॉर्म में। इज इट क्लियर? यहाँ तो पता चल गया कि ऑक्सीजन रिलीज हो गई। बात कर लेते हैं हम लोग एट द कैथोड की, एट द कैथोड, ठीक है। एट द कैथोड की अगर बात करें तो यहाँ पे ध्यान रखें कि यहाँ पे एल्युमिनियम +3 है, तो इसको 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एग्जिस्ट करने के लिए। किसमें, एल्युमिनियम में एग्जिस्ट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। लीजिए, हमने इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे दिया और यहाँ पे एल्युमिनियम क्या कर गया, एग्जिस्ट कर गया। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। बेशक ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे 4 होता और यहाँ पे 4 होता तब ये जाके क्या होता, बैलेंस होता। तो बैलेंस करने के लिए हम वही एलसीएम कंसेप्ट ले लेते हैं। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है जी, 12 होता है। तो 12 होता है, तो बेशक हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4 एल्युमिनियम आयन ले लेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 एल्युमिनियम। यहाँ पे भी 12 इलेक्ट्रॉन करना है, तो 12 इलेक्ट्रॉन करने के लिए हमको इसमें क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आपको 6 ऑक्सीजन आयन होने चाहिए। तो 1 ऑक्सीजन आयन 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 ऑक्सीजन आयन कितने देंगे आपको, 12 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे बनेगा 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, या फिर 6 ऑक्सीजन एटम। बात ठीक है। अब ये आपकी पूरी रिएक्शन जो है वो क्या है, बैलेंस है। अब यहाँ पे चूंकि क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है, लॉस। तो यहाँ पे क्या होगा, आपका ऑक्सीडेशन होगा। क्या होगा, ऑक्सीडेशन। चूंकि यहाँ पे गेन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। क्या होगा, रिडक्शन। यानी रिडक्शन ऑलवेज टेक प्लेस एट कैथोड एंड ऑक्सीडेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस एट एनोड। इज इट क्लियर? क्योंकि यहाँ पे हो रहा है लॉस और यहाँ पे हो रहा है गेन,
ठीक है ना जी। तो ऑक्सीजन कहां से ऑब्टेन होगा, एनोड से, और एल्युमिनियम कहां से ऑब्टेन करी जाएगी, आपकी कैथोड से। अगर मैं पूरे रिएक्शन को ऐसे लिखूं, जरा ध्यान देंगे आप, यहाँ पे हो गया एल्युमिनियम ऑक्साइड जो कि मोल्टेन फॉर्म में है। किस फॉर्म में, मोल्टेन फॉर्म में। हमने यहाँ पे पास कराई इलेक्ट्रिसिटी, क्या पास कराई, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे बनेगा आपका एल्युमिनियम और यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे 3O2 है और यहाँ पे क्या है, 4 एल्युमिनियम है। इज इट क्लियर। तो बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, 2। अब ये पूरी रिएक्शन आपकी क्या है, बैलेंस है। साथ ही साथ मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइसिस भी बताया, किसका, वाटर का और साथ ही साथ एल्यूमिना का। ओके, आई थिंक कि यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, बातचीत को हम आगे लेके चल रहे हैं। ओके, चलिए अब समझ लेते हैं हम लोग फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसी को एक और नाम से जानते हैं फोटोलाइसिस। दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना। जैसा कि यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखा है कि अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन विच टेक्स प्लेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलाइसिस। आई मीन फोटोलाइसिस उसको कहेंगे जहां पे एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट होता है 2 और मोर देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस में ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यानी यहाँ पे एनर्जी तो इन्वॉल्व हो रही है, लेकिन किस फॉर्म में हो रही है, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। इसीलिए इस तरह के डिकम्पोजिशन को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, या फिर इसी को कहते हैं हम लोग फोटोलाइसिस। चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं ले लेता हूं डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, ठीक है जी। अब यहां पे हमने एक सॉल्ट लिया सिल्वर क्लोराइड AgCl, जो कि एक सॉलिड है। यहां पे हमने इसको सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में जैसे ही रखा ये डिकम्पोज हो जाएगा Ag में और किसमें जी, Cl2 में। चूंकि ये सॉलिड है और इसकी जो कलर होती है वो होती है व्हाइट कलर की, और यहाँ पे सिल्वर का जो कलर होता है वो होता है ग्रे, ठीक है। और क्लोरीन यहाँ पे क्या है, आपका गैस है, और ये आपका क्या है, सॉलिड है, ठीक है। चूंकि सिल्वर मेटल है इसीलिए क्या है, ये सॉलिड है। जनरली मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सॉलिड होते हैं। तो यहाँ पे AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो कर रहा है, और ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो रहा है, डिकम्पोज हो रहा है। साथ ही साथ एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड। यहाँ पे देखेंगे सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। ये भी एक तरह का सॉल्ट है और ये क्या होता है, सॉलिड होता है, और इसकी जो कलर होती है हल्का सा पीला कलर का होता है, इसीलिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं पेल येलो, ठीक है। अब यहाँ पे भी अगर सनलाइट फॉल होगी, अब यहाँ पे सनलाइट फॉल हो रही है, तो जैसे ही सनलाइट फॉल होगा ये डिकम्पोज हो जाएगा Ag में, और किस में हो जाएगा, ब्रोमीन में। ब्रोमीन चूंकि गैस है, और ये आपका गैस जो होता है वो होता है रेडिश ब्राउन कलर का। किस कलर का होता है जी, रेडिश ब्राउन कलर का। सिल्वर आपका सॉलिड है और ये होता है आपका ग्रे कलर का, या फिर सम टाइम ग्रेइश व्हाइट भी आप लिख सकते हैं, ग्रेइश व्हाइट। इज इट क्लियर, ठीक है। तो यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड आपका डिकम्पोज हो रहा है सिल्वर में और ब्रोमीन में। रिएक्शन चूंकि बैलेंस नहीं, तो बैलेंस कर लेते हैं। ये रह गया आपका रिएक्शन बैलेंस, ठीक है। रिएक्शन बोले, सॉरी, केमिकल इक्वेशन, ये क्या हो गया, आपका बैलेंस हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिल्वर क्लोराइड हो या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो, ठीक है, ये क्लोरीन और ब्रोमीन हैलोजन फैमिली के हैं, ठीक है ना। क्लोरीन और ब्रोमीन जो है वो क्या है, हैलोजन फैमिली के हैं। इसीलिए इन दोनों सॉल्ट को हम लोग कहते हैं सिल्वर हैलाइड। क्या कहते हैं, सिल्वर हैलाइड। इज इट क्लियर। या सिल्वर क्लोराइड हो या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो, इनको क्या कहते हैं हम लोग, सिल्वर हैलाइड। और सिल्वर हैलाइड जो होते हैं वो होते हैं लाइट सेंसिटिव। क्या होते हैं, लाइट सेंसिटिव। तो लाइट के टुवर्ड्स सेंसिटिव होने की वजह से, क्योंकि लाइट में जैसे ही आएंगे, यानी सनलाइट में जैसे ही आएंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेंगे, इसीलिए दे आर स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। डार्क कलर बोतल में इसलिए रखा जाता है ताकि उसको डायरेक्ट सनलाइट से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। सनलाइट से बचाएंगे, यानी सनलाइट उस पर फॉल नहीं करेगा, तो बेशक इनका डिकम्पोजिशन नहीं होगा। जैसे कि आपके एनसीईआरटी बुक में एक डायग्राम बना के दिया गया है, एक चाइना डिश लिया गया है और उसमें क्या लिया गया है, सिल्वर क्लोराइड लिया गया है। मान लीजिए कि सिल्वर क्लोराइड है, यहाँ पे सन का फोटो बनाया गया है और यहाँ से लाइट यहाँ पे क्या कर रही है, फॉल कर रही है। तो जैसे ही ये सनलाइट इस पे फॉल करेगी और इसके अंदर या तो सिल्वर क्लोराइड हो या फिर सिल्वर ब्रोमाइड हो, वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन को क्या करेगा,
शो करेगा, यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इसीलिए लाइट सेंसिटिव होने की वजह से इनको क्या किया जाता है, डार्क कलर बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। साथ ही साथ इसका यूज भी याद कर लीजिए कि सिल्वर हैलाइड्स का, यानी दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। इसका एग्जांपल आप देखे होंगे, आप लोगों ने देखा होगा। दरअसल आप जब हॉस्पिटल में जाते हैं, बोन की एक्सरे लेने के लिए जब बोली जाती है आपको, तो जब बोन का एक्सरे लेने जाते हैं आप, तो एक्सरे वाला जो प्लेट होता है उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, जो रिपोर्ट आपको मिलती है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ उस पर सिल्वर क्लोराइड की क्या होती है, एक लेयर होती है या सिल्वर ब्रोमाइड की, और उसको सबसे पहले धो करके फिर आपको क्या किया जाता है, दिया जाता है। अगर वो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड ना हो तो बेशक वहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आपकी नहीं होगी। ठीक है ना, इसीलिए सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का एक्सरे रिपोर्ट जब आती है, जो एक्सरे की जो फिल्म होती है, मैं फिल्म की बात कर रहा हूँ, उस फिल्म पे क्या होता है, लेयर होता है किसका, सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है ना, इसीलिए इसका मैंने एक यूज भी लिख दिया है, दे आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओके, चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2, क्योंकि H2O का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है H2O, और H2O2 जो फॉर्मूला है वो किसका है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आपका क्या है, लाइट सेंसिटिव है। लाइट सेंसिटिव कहने का मतलब ये है कि जैसे ही इस पे सनलाइट फॉल करेगी ये डिकम्पोज हो जाएगा H2O में, और किस में डिकम्पोज हो जाएगा, O2 में। रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं अगर यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया आपका 4, और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ पे लगा लिया हमने आपका 2, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन यहाँ पे और 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, तो टोटल ऑक्सीजन 4 हो गए, और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 4 हो गया, और हाइड्रोजन भी क्या हो गया आपका 4। रिएक्शन तो ये जो आपका इक्वेशन है वो तो बैलेंस हो गया। और यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड सनलाइट के प्रेजेंस में ये डिकम्पोज हो रहा है किसमें, वाटर में, और किसमें, ऑक्सीजन में। तो चूंकि ये भी आपका लाइट सेंसिटिव है, तो लाइट सेंसिटिव होने की वजह से ये भी स्टोर करके रखा जाता है, इट इज स्टोर्ड इन डार्क कलर बोतल। ठीक है, डार्क कलर्ड बोतल, इसको भी हम लोग डार्क कलर्ड बोतल में रखते हैं ताकि डायरेक्ट सनलाइट से क्या किया जा सके, इसको बचाया जा सके। नहीं तो अगर सनलाइट फॉल करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा। ठीक है, जिस पर्पस के लिए उसको बनाया गया है वो पर्पस उसका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसीलिए जितने भी लाइट सेंसिटिव कंपाउंड होते हैं या सब्सटेंस होते हैं उन सबको कहाँ रखा जाता है, डार्क कलर बोतल में स्टोर करके रखा जाता है। तो ये रहा आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग शुरू कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। ठीक है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ठीक पहले हम लोगों ने पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ा हम लोगों ने, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में मैंने एक चीज बताई कि ये जो रिएक्शन होता है हमेशा क्या होता है आपका, इंडोथर्मिक होता है। क्या होता है जी, इंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। इंडोथर्मिक रिएक्शन होने के पीछे वजह भी बता दिया, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब होती है या तो सनलाइट के फॉर्म में, या तो इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, या फिर हीट के फॉर्म में। इतना तो बात क्लियर था। दूसरी बात ये कि आखिर इसका यूज कहाँ होगा, इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैं आपको यूज बता देता हूँ। हम लोग आगे चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है जी, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा मेटलर्जी। दरअसल मेटलर्जी कुछ नहीं है, मेटलर्जी एक तरह का साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ओर से हम लोग मेटल एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तो जब एक्सट्रैक्शन ऑफ हम मेटल पढ़ेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पढ़ेंगे, तो उसमें इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन का यूज होगा, जिसमें ज़्यादातर यूज होता है आपका इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, और एक आपकी यूज होती है थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना, इसका हम लोग यूज पढ़ेंगे आगे, आप देखेंगे। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस
और आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। चलिए पहले बातचीत को हम लोग आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपको याद होगा कि जब मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में बता रहा था तो मैंने सीधा सीधा बोला था कि ये जो रिएक्शन होती है इट इज बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज। ये रिएक्टिविटी सीरीज पे बेस्ड होती है, ठीक है ना। यानी सारा का सारा गेम इसमें किसका है, रिएक्टिविटी सीरीज का है। ओके, तो इसको समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल और साथ ही साथ रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल, ठीक है जी। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इज इट क्लियर? रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हो या रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल हो, कुछ भी नहीं है, बशर्ते एक तरह का अरेंजमेंट है जिसमें टॉप टू बॉटम मेटल्स को या नॉन मेटल्स को क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो दरअसल मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज को डिफाइन करना है तो कुछ नहीं, इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट, इट इज डिफाइंड एज द अरेंजमेंट of metals top to bottom on the basis of their reactivity, on the basis of their reactivity, ठीक है। उनके रिएक्टिविटी पे क्या होता है, ये बेस्ड होता है। तो मैं यहाँ पे टॉप टू बॉटम तो नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है ना। आप समझिएगा कि मैं उसको क्या लिखा हूँ, टॉप टू बॉटम लिखा हूँ। मैं यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ क्या लिख रहा हूँ, मेटल लिख रहा हूँ। जिससे सबसे पहले कहानी शुरू कर रहे हैं हम लोग पोटेशियम से। तो मैंने आपके सामने यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है जिसमें सबसे पहले आपका क्या है, पोटेशियम। और सबसे ज्यादा रिएक्टिव इनमें कौन है, पोटेशियम है, फिर आपका सोडियम, फिर आपका बेरियम, फिर आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऐसे, ठीक है। ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख के रखा है आपको, ठीक है। अब ऐसे टॉप टू बॉटम आप समझ लीजिएगा, जो सबसे टॉप पे होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो सबसे बॉटम में होगा सबसे लेस रिएक्टिव होगा। और यहाँ पे ऐसे समझ लीजिए कि जो लेफ्ट में है आई मीन अगर किसी दो का अगर कंपेयर करें आप, तो जो लेफ्ट में होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा और जो राइट में होगा वो ज्यादा लेस रिएक्टिव होगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो कैल्शियम इसमें ज्यादा रिएक्टिव और मैग्नीशियम आपका क्या होगा, लेस रिएक्टिव। अगर मैं एक बेरियम ले लूँ और एक जिंक ले लूँ, तो जिंक क्या है आपका राइट वर्ड में है और लेफ्ट वर्ड में क्या है आपका बेरियम है, तो बेशक बेरियम इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू जिंक। किसी का भी कंपेयर कर सकते हैं। देखिए पोटेशियम यहाँ पे है, ठीक है ना, तो पोटेशियम इज मोर रिएक्टिव देन जितने भी ये सारे हैं। सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन ये जितने भी सारे हैं। लेकिन पोटेशियम और सोडियम, अगर मान लीजिए सोडियम में और पोटेशियम में पूछा जाए तो सोडियम क्या है आपका लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू पोटेशियम। आई मीन इस रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से आप ये बता सकते हैं कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन लो रिएक्टिव है, ठीक है ना, कौन हाई रिएक्टिव है और कौन लो रिएक्टिव है। ओके, इसको याद करने के लिए मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, ठीक है ना। ट्रिक पे हंसना नहीं है, ठीक है, और हंसने से भी क्या फायदा, अगर इससे आपको फायदा हो जा रहा है तो हंसी लीजिए, क्या फायदा। चले, तो मैं आपको एक ट्रिक दे रहा हूँ, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ के, ठीक है ना, हिंदी में लिख दे रहा हूँ के ना बड़ा कार मांगी अल्लाह से जिनकरा पे नहीं फे, ठीक है ना, जिनकरा फे काड़ा कोनी संग, यहाँ पे मैं कड़ा लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ को और यहाँ पे लिख रहा हूँ नी, काड़ा कोनी संग पार्वती हो कुछ हींग अगरबत्ती और प्लेटिनम लिए, क्या लिए, प्लेटिनम लिए, ठीक है। तो फिर से मैं एक बार बोल रहा हूं, के ना बड़ा कार मांगी अल्लाह से जिंकरा फे कड़ा कोनी
संग पार्वती हो, कुछ हींग अगरबत्ती और पटल लिए। यहाँ पे के मतलब पोटेशियम, ना मतलब सोडियम, बड़ा मतलब Ba तो बेरियम, कार CAR होता है तो कैल्शियम हो गया, MANGI होता है तो मैग्नीशियम हो गया, अल्लाह तो ALHA लिखिएगा, अल्लाह तो एल तो एल्युमिनियम, जिंक मतलब जिंक हो गया, क्रा मतलब क्रोमियम हो गया, फे मतलब फेरस आयरन हो गया, कड़ा तो कैडमियम हो गया, को मतलब कोबाल्ट, ठीक है ना, नी मतलब निकेल। यहाँ पे संग लिखे एसन मतलब क्या होगा जी, अस्टेनम बोले तो 3 है ये, पलम्बम पीबी, पार्वती पीबी, ठीक है ना, ये हो गया आपका लीड। हो मतलब यहाँ पे याद करिएगा हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉपर के लिए हमने क्या लिखा है कुछ Cu, ठीक है ना, कुछ कॉपर। हींग HING है लिखिएगा तो HG समझ लीजिए, ये क्या हो गया आपका हींग। अगरबत्ती, ठीक है ना, AG सिल्वर के लिए, और ये आपका गोल्ड के लिए, और ये आपका प्लेटिनम के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं एक बार नाम ही ले रहा हूँ, पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकेल, अस्टेनम या टीन, लीड या प्लम्बम, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे आपका मर्क्यूरी, यहाँ पे आपका सिल्वर, यहाँ पे आपका ऑरम बोले तो गोल्ड, और ये आपका प्लेटिनम। ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज किसकी, मेटल्स की। तो जो आपके राइट वर्ड है, सॉरी लेफ्ट वर्ड है, वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू राइट वर्ड। टॉप टू बॉटम में आपको ज्यादा समझ में आएगा, जो टॉप पे होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो बॉटम में होगा वो लेस रिएक्टिव होगा। जैसे टॉप टू बॉटम आएंगे उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी आपकी, घटते जाएगी, और जैसे ही यहाँ पे आप लेफ्ट से राइट बढ़ते जाइएगा, यहाँ पे रिएक्टिविटी आपकी क्या हो रही है, घटते जा रही है। जगह ना होने की वजह से मैं ऐसा नहीं लिखा, ठीक है ना, बस आप यही समझिएगा कि मैंने इसको वैसे ही लिखा है, ठीक है ना, टॉप टू बॉटम करके ही लिखा है। तो ये हो गया रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स की। मैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स की बात कर लेता हूँ, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये तो बड़ा आसान है, बहुत कम है इसमें। एक है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आपका आयोडीन, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, उससे कम रिएक्टिव क्लोरीन, और उससे कम रिएक्टिव ब्रोमीन, और सबसे कम रिएक्टिव लिस्ट रिएक्टिव जो है इनमें वो है आयोडीन, और सबसे हाईएस्ट रिएक्टिव है जिसकी रिएक्टिविटी काफी ज्यादा है वो क्या है आपका फ्लोरीन है, ठीक है ना। तो फ्लोरीन इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव, आयोडीन आपका सबसे कम रिएक्टिव, ठीक है। और रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे जाइएगा तो क्या होगा आपका घटेगा, और ऐसे आइएगा तो आपका बढ़ेगा, ठीक है ना। इज इट क्लियर। तो ये रही आपकी रिएक्टिविटी सीरीज नॉन मेटल की, ये रही रिएक्टिविटी सीरीज आपकी मेटल की, और ये रहा आपका सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बात कर लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कैसे हाई रिएक्टिव मेटल्स लो रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं, या फिर हाई रिएक्टिव नॉन मेटल्स लो रिएक्टिव नॉन मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल से रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। एग्जाम्पल्स को समझाने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि दरअसल ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर ऑकर किस में होते हैं जी, सॉल्यूशन में होते हैं। मैं सब सारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात जनरली कर रहा हूँ कि ये दरअसल ये देखा गया है कि इनके ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं ज़्यादातर कहाँ ऑकर करते हैं जी, सॉल्यूशन में ऑकर करते हैं। चलिए मैं पहला एग्जाम्पल ले रहा हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस reactive metal by high reactive metal। ओके, चलिए इससे रिगार्डिंग कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल फेमस, यहाँ पे हमने ले लिया आयरन नेल को हमने किस में डीप किया, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डीप किया। अब यहाँ पे आप ही बताइए कि आयरन में और कॉपर में कौन ज्यादा रिएक्टिव है। तो बेशक रिएक्टिविटी सीरीज से कौन ज्यादा रिएक्टिव होगा, आयरन रिएक्टिव होगा एज कंपेयर टू कॉपर। तो यहाँ पे आयरन जो है कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे बनाएगा फेरस सल्फेट, और यहाँ पे कॉपर आपका क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। चूंकि कॉपर सल्फेट का जो कलर होता है वो क्या होता है जी, ब्लू कलर होता है, और यहाँ पे फेरस सल्फेट की जो कलर होती है वो हल्की सी ग्रीन कलर की होती है, ठीक है, हल्की सी ग्रीन कलर की होती है। और ये जो कॉपर होता है आपका क्या होता है, रेडिश ब्राउन होता है। क्या होता है, रेडिश ब्राउन। तो यहाँ पे आयरन ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू कॉपर, तो इसने कॉपर को डिस्प्लेस किया और आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन किया और कॉपर को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। चलिए ये तो पहला एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल की बात कर लेते हैं। मान लीजिए कि सिल्वर नाइट्रेट का क्या है, सॉल्यूशन है।
सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है जी, कलरलेस होता है। सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में हमने कॉपर डाला, ठीक है। कॉपर आपको पता है कि ये क्या है, सॉलिड है, और दरअसल इसकी कलर क्या होती है जी, रेडिश ब्राउन होती है। क्या होती है, रेडिश ब्राउन। अब यहाँ पे ये बनाएगा आपका कॉपर नाइट्रेट, क्या बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट, और यहाँ पे क्या होगा आपका, सिल्वर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कॉपर, तो ये कॉपर जो है सिल्वर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे सिल्वर क्या हो जाएगा आपका, अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये कॉपर नाइट्रेट का जो कलर होता है वो आपका क्या होता है, ब्लू कलर होता है, ठीक है। कैसा कलर होता है, ब्लू। और ये ध्यान रहे कि ये आपका एक्वस सोल्यूशन है, और ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं आपका, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका जिंक। जिंक चूंकि एक सॉलिड है, उसको हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में क्या करते हैं, डालते हैं। कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, बेशक इसका कलर आपको याद हो गया होगा कि ये कैसा कलर होता है, ब्लू। जैसे ही हम लोग जिंक को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये जिंक ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, तो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, यहाँ पे फॉर्मेशन करेगा ZnSO4 का, और यहाँ पे डिस्प्लेस क्या हो गया जी, कॉपर। कॉपर का कलर आपको पता है रेडिश ब्राउन, चूंकि ये सॉलिड है, और ये आपका एक्वस सॉल्यूशन फॉर्म कर जाएगा। और जिंक सल्फेट का कलर आपको पता है कि ये कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने लिया मैग्नीशियम, चूंकि ये सॉलिड है, और उसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डाला, ठीक है, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ही डाला। यहाँ पे एक्वस सॉल्यूशन हमने लिया है। ये कलर आपका किस कलर का होता है जी, इसका कलर ब्लू कलर का होता है। ये मैग्नीशियम चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो बेशक यहाँ पे क्या बनेगा आपका MgSO4, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेस हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट का जो कलर होता है वो भी क्या होता है जी, कलरलेस होता है। क्या होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। ये ब्लू कलर क्या हो गया आपका, डिसअपियर हो गया, ठीक है, कलरलेस हो गया ये। तो ये रहे कुछ एग्जांपल्स आपके। एक और एग्जांपल ले लीजिए, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ लीड, और यहाँ पे मैं कॉपर क्लोराइड लेता हूँ। कॉपर क्लोराइड की जो कलर होती है वो क्या होती है, ग्रीन होती है। लीड जो होता है आपका ब्लूइश ग्रे होता है, क्या होता है, ब्लूइश ग्रे होता है। इस लीड को हम लोग कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, सॉरी कॉपर क्लोराइड के सॉल्यूशन में, ये ध्यान रहे कि ये कैसा सॉल्यूशन है जी आपका, एक्वस सॉल्यूशन है। यहाँ पे ये जो लीड है वो कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि लीड ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर, तो यहाँ पे बनेगा PbCl2 लीड क्लोराइड, और यहाँ पे आपका कॉपर क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा, ठीक है। और लीड क्लोराइड जो होता है उसकी जो कलर होती है बिल्कुल क्या होती है, कलरलेस होती है। ये बिल्कुल कलरलेस सॉल्यूशन है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे हमने कुछ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल बताया, जहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, लेस रिएक्टिव मेटल का किसके द्वारा, हाई रिएक्टिव मेटल के द्वारा। ओके, दूसरा एग्जांपल और ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, दूसरा ले लेते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल, लेस रिएक्टिव नॉन मेटल बाय हाई रिएक्टिव नॉन मेटल। इज इट क्लियर। चलिए जी, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने ले लिया KBr, क्या ले लिया, KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का हमने रिएक्शन करा दिया किसके साथ, क्लोरीन के साथ। आपको पता है कि ब्रोमीन ज्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका KCl बनेगा, और यहाँ पे ब्रोमीन गैस क्या हो जाएगी आपकी, सेपरेट हो जाएगी। यहाँ से ब्रोमीन पोटेशियम ब्रोमाइड में से क्या हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपेयर में जी, ब्रोमीन के कंपेयर में। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे हम ले लेते हैं Ki, पोटेशियम आयोडाइड ले लेते हैं। पोटेशियम आयोडाइड का रिएक्शन करा देते हैं किससे, क्लोरीन से। तो बेशक इस आयोडीन से ज्यादा रिएक्टिव है कौन जी, क्लोरीन, तो क्लोरीन आयोडीन को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे बनेगा आपका KCl, और यहाँ पे आयोडीन क्या हो जाएगी आपकी, डिस्प्लेस हो जाएगी, ठीक है। तो ये रहे कुछ एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव नॉन मेटल्स बाई हाई रिएक्टिव नॉन मेटल, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल बाई हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल्स रहे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल के बारे में, और फर्दर हम लोग आगे बढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की ओर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप इसको नोट कर लीजिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच। ओके।